Hello students. In previous video we studied about people's decisions and their representative. Today we study the role of parliament. Parliament की क्या भूमिका है? The Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. इंडिया की पार्लियामेंट क्या है? लोगों का एक्सप्रेशन है, लोगों की कह सकते हैं आस्था है किसमें? प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में। तो हमारी पार्लियामेंट जो क्या बताती है, भारतीय संसद जो है लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। हमारा जो शासन है वो क्या है? निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति का शासन है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। हमारी संसद के पास बहुत सारी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। हमारी लोकसभा जो है हर 5 साल में बनती है। हर 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज। हमारी जो कंट्री है वो न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटी हुई। कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब चुनाव के लिए हमारा जो देश है वो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो टोटल 543 जो हिस्से हैं, 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे राजस्थान के लिए 25 सीट्स हैं, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स हैं। तो ये 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट्स 1 person टू द पार्लियामेंट। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पर्सन इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाता है। द कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्ट करता है वो नॉर्मली किसी न किसी राजनीतिक दल का हिस्सा होता है, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होता है। जैसे आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाया हुआ है 17th लोकसभा इलेक्शन का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है 303 सीटें लेके आई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 52 सीट्स लेके आई है। इसी के तरीके से DMK जो है 24 सीट्स लेके आई। तो अलग अलग एरियाज से अलग अलग जो पार्टीज़ हैं वो इतनी सीट्स जीत के रही। और तो सीधा ना हमें पता चल रहा है कि जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी वो पार्टी क्या बनाएगी? गवर्नमेंट बनाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे है, पास में टेबल बनी हुई, टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड वाई। तो भारतीय जनता पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट एंड वाई बिकॉज ऑफ दैट इट गेट द मेजॉरिटी। हु विल बी प्रेजेंट फॉर डिस्कशन इन लोकसभा। लोकसभा में कौन आएगा डिस्कशन के लिए? तो सारे MPs जो होते हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। ऑल मेंबर्स आर। इसी के साथ नीचे एक क्वेश्चन और दिए हुए हैं कि द पिक्टोग्राफ ऑन द पेज नंबर 28 शो द रिजल्ट फ्रॉम द थर्ड लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1962। यूज द फोटोग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उस फोटोग्राफ को देख के हमको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ MPs इन लोकसभा एंड वाई डू यू थिंक दिस इज सो। किस में सबसे ज़्यादा लोग मेंबर्स नंबर ऑफ MPs हैं, कौन सी स्टेट में हैं? तो अगर हम इस लिस्ट को देखें तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 86। क्यों? वाई डू यू थिंक दिस इज सो? बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ MPs सीट इज डिसाइडेड ऑन द स्टेट्स एरिया एंड पॉपुलेशन। विच स्टेट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ MPs इन लोकसभा। कौन सबसे कम किस में है सीट्स? तो मणिपुर और त्रिपुरा में। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मोस्ट सीट इन द ऑल स्टेट्स। कौन सी पार्टी? तो अलग अलग पार्टीज़ का आपको दे रखा है यहाँ पे, जैसे कांग्रेस बता रखा है, PSP बता रखा है, कम्युनिस्ट बता रखा है। तो इन सब में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सीट्स हैं। तो विच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ वॉन द मोस्ट सीट्स इन ऑल स्टेट्स? देन कांग्रेस। Which party do you think will form the government?
गिव रीज़न वाई। कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी? तो सब जिसके पास सबसे ज़्यादा मेजोरिटी, सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, तो किसके पास है? कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा सीट्स है। और ऐसा क्यों है? क्यों बनाएगी वो गवर्नमेंट? बिकॉज इट इज़ इन मेजोरिटी। Once elected, these candidates become member of parliament और MPs। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज से मेंबर इलेक्ट होके आते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। These MPs टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। और जब पार्लियामेंट बन जाती है तो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो उसको करने होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इज दैट टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि नेशनल गवर्नमेंट को चुनना होता है, कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। हमारी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा तीनों ही इंक्लूड होते हैं। For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs। अगर किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनानी है तो उसमें ये ज़रूरी है कि उनको उनके जो MPs इलेक्टेड होके आए हैं या चुनकर आए हैं वो मेजोरिटी में होने चाहिए। Since there are 543 elected plus 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर इन लोकसभा। लोकसभा की टोटल सीट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है 545 हैं, जिसमें से 543 तो इलेक्टेड होते हैं और 2 जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं। टू हैव अ मेजोरिटी अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर 272 मेंबर्स और मोर। तो अगर किसी को मेजोरिटी में आना है तो कम से कम उसको आधी या आधी से ज़्यादा के मेंबर्स उसके उस पार्टी के होने चाहिए, तभी वो मेजोरिटी में आएगी। और जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी उसके अलावा जो पार्टीज़ होंगी वो अपोजिशन कहलाएगी। द अपोजिशन इन द पार्टी इन द पार्लियामेंट is formed by all the political parties that oppose the majority party and coalition formed। अपोजिशन पार्टी कौन सी, अपोजिशन कौन कहलाएगा? वो पार्टी अपोजिशन में कहलाएगी जो कि मेजोरिटी पार्टी की या कॉलिजन गवर्नमेंट के अपोज में है, या उसके अलावा जो भी पार्टीज़ हैं, जो मेजोरिटी पार्टी है और कॉलिजन गवर्नमेंट में जो पार्टीज़ हैं उनके अलावा जो भी है वो अपोजिशन कहलाएगी। One of the most important function of the लोक सभा is to select the executive। सबसे important function जो होता है वो होता है executive को select करना। The executive is a group of person who work together to implement the law made by the parliament। executive हम पहले भी पढ़ चुके कि क्या काम होता है कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम उनका होता है। These executive is often what we have in mind when we use the term government। The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha। From the MPs who belong to her party, the Prime Minister select minister to work with her to implement decisions। These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। प्रधानमंत्री जो है वो लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के, और उनके साथ ही कुछ मंत्री होते हैं। मंत्री कौन बनते हैं? जो कि उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, MPs, उनमें से ही किसी को मिनिस्टर बनाया जाता है। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इस तरीके के डिपार्टमेंट उनको दिए जाते हैं। कॉलिजन गवर्नमेंट। अब कॉलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गठबंधन की सरकार। जब क्या होता है कि कोई एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो कुछ एक जैसी विचारधाराओं की पार्टी मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो उसको कहते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट। जॉइन टुगेदर विद द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज नॉन एज अ कॉलिजन गवर्नमेंट। द राज्यसभा, ये तो हमने लोकसभा का देखा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं लोकसभा में जाते हैं, MPs इलेक्ट होके जाते हैं डायरेक्टली, पीपल उनको इलेक्ट करते हैं। अब राज्यसभा, द राज्यसभा फंक्शन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा जो होती है वो राज्य का रिप्रेजेंटेशन करती है पार्लियामेंट में। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law। कोई भी बिल अगर
बिल अगर पास होता है तो राज्यसभा के थ्रू होता है। अगर उसको कानून बनाना है, किसी भी बिल को अगर कानून बनाना है तो उसको राज्यसभा से पास होना ज़रूरी होगा, मतलब राज्यसभा के मेंबर्स की स्वीकृति ज़रूरी होगी। The member of Rajya Sabha are elected by the elected member of Legislative Assembly of various state। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। मतलब जो विधानसभा के सदस्य हैं, हमारे राजस्थान में जितने विधानसभा के सदस्य 200 सदस्य हैं, तो वो 200 सदस्य हमारे राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेजेंगे। हम डायरेक्टली राज्यसभा के सदस्यों को इलेक्ट नहीं करते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 members nominated by the president। 233 तो क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इलेक्ट होते हैं, और 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। सेकंड जो फंक्शन है वो है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। अभी इतना हम सब ने पढ़ा तो देखा कि लोकसभा में जो होते हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा चुने हुए होते हैं। तो इसी तरीके से अब उनको कंट्रोल कैसे किया, सरकार को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसको गाइड कैसे किया जा सकता है, उसको इन्फॉर्म कैसे किया जा सकता है। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। जब पार्लियामेंट शुरू होती है तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर से, प्रश्न काल से शुरू होती है। द क्वेश्चन आवर is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government। जो प्रश्नकाल है एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से सांसद जो है सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जो एमपीज हमने इलेक्ट करके भेजे हैं वो जो गवर्नमेंट काम कर रही है उनके बारे में वो जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद की कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, और इसी के थ्रू क्या करते हैं, गवर्नमेंट के कार्य को हम कंट्रोल करते हैं। भाई अब गवर्नमेंट कोई भी काम अगर कर रही है तो उसके अलग अलग जो एमपीज हैं, जो हम रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, वो अगर उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो इसके थ्रू क्या होता है, वो काम करने में बहुत ही अच्छे से काम करती है या काम करते वक्त बहुत ध्यान रखती हैं। द अपोजिशन पार्टीज play a crucial role in the healthy function of the democracy। They highlight the drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies। जो अपोजिशन है, जो विपक्षी दल है, एक अहम भूमिका प्ले करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में कमियां बताते हैं और उसके साथ ही अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन या लोगों को अपने समर्थन में लेते हैं। In all matters dealing with finance, the Parliament's approval is crucial for the government। This is one of the several ways in which the Parliament controls, guides and informs the government। वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ये उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल in controlling, guiding and informing parliament, and this is the key aspect of the functioning of the Indian democracy। जन प्रतिनिधियों के रूप में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि हमारे प्रतिनिधि हैं, के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है, और ये भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम भी है। थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड जो काम है, जो फंक्शन है, वो लॉ मेकिंग का है। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, मुख्य फंक्शन है। नेक्स्ट इज दैट हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। संसद में कौन लोग होते हैं, लोग कौन आते हैं। अब हमने कहा वो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव होते कौन है। Parliament now has more and more people from different backgrounds। For example, there are more rural members as also members from many regional parties। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अगर हम लें तो अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है, और बहुत सारे क्षेत्रीय दलों, रीजनल पार्टीज़ के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं।
There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो दलित्स हैं, वो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनकी भी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ रही है। यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई गई है, तो जिसमें लिखा है लोकसभा इलेक्शन ईयर और वोटर्स टर्नआउट, मतलब मतदान का कितना प्रतिशत रहा, मतलब कितने लोगों ने मतदान किया। तो हम देखेंगे कि जब 16th वाला जो इलेक्शन हुआ तो उसमें 66.40 था, वहीं 17th में 67.11 हुआ। तो हम देख रहे हैं कि डे बाय डे ये इंक्रीज़ हो रहा है। बीच में कहीं कम हुआ, लेकिन बाद में वापस वो इंक्रीज़ होता गया, लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होता गया। तो जहाँ ग्रामीण लोग की बात करें, क्षेत्रीय दलों की बात करें, दलित लोगों की बात करें, या पिछड़े वर्ग की या बैकवर्ड क्लास की बात करें, इन सब के पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता जा रहा है। There is a realization that when interests and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. ये बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित की आवाज़ नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं कि भाई एक समूह जो एक पर्टिकुलर अगर ग्रुप कहे तो वो सभी के हित की बात नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या किया गया कि कुछ सीट्स जो है एसटी और एससी के लिए रिजर्व रखी गई हैं, ताकि क्या होगी, इससे क्या होगा कि चुनाव क्षेत्रों में केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और उनकी उचित हिस्सेदारी निश्चित हो सके। कि भाई अगर जहाँ पर एससी एसटी की सीट्स होगी, अगर वहाँ पर वो लोग जीत कर आएंगे तो वो उनके हितों की बात भी सोच सकेंगे। सिमिलरली इट इज़ मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। और इसके साथ ही कई समय से ये भी बात सोची जा रही है कि वुमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व की जाए ताकि वो वुमेन्स के हितों की बात भी सोच सकें। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर में देखा कि किस तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। आई होप you understand the chapter. So again read the chapter and do the all exercises question. Also do the page number 35 question. Thank you.